हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट और रेनबो फॉर्मेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कैसे होता है एटमॉस्फेयर के थ्रू। देखो, एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्या होता है, एक एयर का लेयर होता है जो कि अर्थ के सराउंडिंग होता है। ठीक है, अर्थ को सराउंड करके एक लेयर होता है एयर का, जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ये जो एयर का लेयर होता है वो एक लेयर में नहीं होता, वो क्या होता है, अलग अलग लेयर्स में होता है। जो एटमॉस्फेयर है ना अर्थ का, वो अलग अलग लेयर में होता है। ठीक है, अब ये जो लेयर होता है, ऐसे मान लो ये है अर्थ, प्यारा अर्थ, ये है अर्थ। अब अर्थ के सराउंडिंग में ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ऐसे करके ये एटमॉस्फेयर है मान लो। ठीक से बना है? नहीं बना है। ठीक से बना देते हैं, ऐसे करके है। ठीक है, अब ये एटमॉस्फेयर जो है एक लेयर में नहीं होता। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर जो है अलग अलग लेयर्स में होता है। जैसे कि एयर का लेयर, ऐसे ये एक लेयर एयर का, ये दूसरा लेयर एयर का, ये है नेक्स्ट लेयर, ये लेयर, ऐसे एयर का लेयर होता है पूरा, ऐसे सराउंडिंग होता है। ठीक है, तो ये जो है, ये सारे के सारे क्या है, एटमॉस्फेयर है। ये पूरा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है ना, उसका अलग अलग लेयर्स होता है। ठीक है, अब ये जो लेयर्स होते हैं ना, इन सब का जो डेंसिटी होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि अर्थ के सरफेस में जो लेयर है एयर का, उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो एयर का जो डेंसिटी है ना वो घटता जाता है। ठीक है, अब ये हमेशा ऐसा सेम नहीं रहता। एयर का जो डेंसिटी होता है ना, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर, जैसे कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एयर का जो डेंसिटी है ना वो घट जाता है। ठीक है, तो हम उसको अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, जिसमें जो एयर का लेयर होता है ना, उनसे लेयर का डेंसिटी ज़्यादा होता है। वो जो लेयर अर्थ के सरफेस के पास होता है, उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, और जैसे ही अर्थ के सरफेस से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये जो एयर का जो डेंसिटी होता है वो घटता जाता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं, ये डेंसर है, ज़्यादा डेंसिटी वाला है, और ऊपर वाला उससे थोड़ा कम, उसके ऊपर वाला और थोड़ा कम, उससे ऊपर वाला और थोड़ा कम, और जो लास्ट वाला होगा वो बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी का होता है। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, डेंसिटी कम होने का कारण इनका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ऐसे ही होता है। मतलब ये अर्थ के सरफेस के पास जो एयर का लेयर है, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, उससे ऊपर वाले का थोड़ा कम, उससे ऊपर वाले का थोड़ा कम। तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो एयर का लेयर है ना, वो एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, और उसके नीचे वाला जो एयर का लेयर होगा, जो कि अर्थ के सरफेस के थोड़ा पास होगा, उसका वो होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, तो लाइट जब एयर का जो लेयर है, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, इसीलिए वहां से जब लाइट आएगा तो उसका रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब यही डेफिनेशन बोला है। क्या बोला है यहाँ पे? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused by the atmosphere of the earth having air layers of different optical density is called atmospheric refraction। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, डेफिनेशन से समझ आ गया होगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है रिफ्रैक्शन caused by the earth's atmosphere having air layer of different optical density। मतलब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उसके थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है। अब रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर का लेयर्स होता है डिफरेंट डिफरेंट, उस उन लेयर का ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होता है, जिसके कारण लाइट जब उसके थ्रू पास करके आता है एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो उसका रिफ्रैक्शन होता है। अब रिफ्रैक्शन कैसे होता है, देखो, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हुआ, यहाँ से लाइट आ रहा होगा, तो यहाँ से ऐसे लाइट आएगा। ठीक है, यहाँ से लाइट आएगा। अब ये लाइट आके यहाँ पे गिरा ऐसे करके, यहाँ पे अगर इसका नॉर्मल बनाए, तो ये ऊपर के मीडियम से आ रहा है, मतलब रेयरर से डेंसर में आ रहा है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। यहाँ पे फिर नॉर्मल बनाएंगे ऐसे, मतलब ये लाइट रे ऐसे 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 बेंड होके ऐसे आएगा, टेढ़ा आएगा। तो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ऐसे टेढ़ा होके आ रहा है, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। तो इसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ना, ये अलग अलग फैक्टर के ऊपर जो डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, ये अगर अर्थ का जो सरफेस है, नीचे वाला सरफेस, मतलब अर्थ के सरफेस के पास वाला जो एयर का लेयर है, उसका अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो अपवर्ड मूव करेंगे। तो
वो जो जगह खाली हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ के जो पार्टिकल भाग जाएँगे तो उसकी जगह लेने के लिए उसके सराउंडिंग में जो कोल्ड एयर होगा, कोल्ड एयर पार्टिकल्स होंगे वो इसकी जगह पे लेने के लिए आ जाएँगे। मतलब फिर से ये जो लेयर है ये कोल्ड हो गया, ठीक है? तो ऐसा फिनोमेना होता है, इसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि एक पहला एप्लीकेशन जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकलिंग होते हैं। ट्विंकलिंग मतलब टिमटिमाते हैं, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्टार होता है ना, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। बहुत ज़्यादा दूर में होता है, अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर में होता है। मतलब थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर में होते हैं। लाइट ईयर एक डिस्टेंस का यूनिट होता है। यहाँ पे ईयर लगा है तो इसको टाइम का यूनिट मत मान लेना। लाइट ईयर एक डिस्टेंस का यूनिट होता है, जिसका मतलब होता है 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है? तो मान लो अगर कोई एक स्टार 100 लाइट ईयर्स दूर पे है हमारे हमसे, मतलब अर्थ से 100 लाइट ईयर दूर पे है, तो वो जो अभी उस स्टार का जो लाइट हम लोग देख रहे हैं, वो स्टार का जो लाइट है, वो उस स्टार के सरफेस को एक मतलब 100 ईयर्स पहले छोड़ के आ चुका है, ठीक है? मतलब लाइट ईयर क्या है? एक डिस्टेंस का यूनिट है जो बताता है कि लाइट 1 ईयर में कितना, मतलब 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसको कहते हैं 1 लाइट ईयर। बताओ लाइट का जो स्पीड होता है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करता है लाइट। तो 1 साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? इतने-इतने दूर से होते हैं, दूर पे होते हैं स्टार्स, ठीक है? तो जो स्टार होते हैं वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, लेकिन हमको दिखता है बहुत छोटा, क्योंकि बहुत दूर पे है। तो इसीलिए ना वो उसको हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो वहाँ से जो लाइट आता है हमारे पास, तो पहले आके अर्थ के एटमॉस्फेयर में गिरेगा। तो एटमॉस्फेयर में गिरेगा तो यहाँ पे डिफरेंट-डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी वाले एयर के लेयर्स हैं, ठीक है? तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा। अब ऐसा तो नहीं कि ये जो लेयर है इसका डेंसिटी हमेशा फिक्स्ड रहेगा और इसका फिक्स्ड रहेगा, सबका फिक्स्ड रहेगा। नहीं, किसी का डेंसिटी जो है फिक्स्ड नहीं रहता है, एयर लेयर का, ठीक है? अभी यहाँ से अगर लाइट यहाँ पे आएगा इस मीडियम में, यहाँ का डेंसिटी अगर थोड़ा-सा भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो यहाँ के एयर पार्टिकल्स इधर मूव कर जाएँगे, ठंडे एयर यहाँ पे आ जाएँगे, मतलब यहाँ डेंसिटी चेंज होता रहेगा। तो ये जो लेयर्स होते हैं, ये लेयर्स के बीच में भी डेंसिटी चेंज होता रहता है, ठीक है? तो कभी स्टार का लाइट हमारे पास जब पहुँचेगा, तो कभी ज़्यादा रिफ्रैक्शन होके आएगा, कभी कम रिफ्रैक्शन होके आएगा, मतलब कभी ज़्यादा ब्राइट लाइट हमारे पास पहुँचेगा स्टार का, कभी कम लाइट पहुँचेगा। तो इसलिए क्या होता है, जब स्टार का जो लाइट है, वो जब हमारे पास ज़्यादा पहुँचता है, तब स्टार ब्राइट दिखता है, और जब हमारे पास स्टार का लाइट कम पहुँचता है, कम रिफ्रैक्शन होने के कारण, तो उस टाइम में वो स्टार हमको डिम दिखता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्टार का ट्विंकलिंग, मतलब कभी ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, कभी डिम दिखेगा। इसको हम लोग कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है? अब ये ऐसा क्यों होता है? ये ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है? अब जो नेक्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये तो हो गया। नेक्स्ट है अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। अब ये जो अपरेंट पोजीशन है स्टार का, ये क्या होता है? जो स्टार हम लोग देखते हैं ना, वो उसका एक्चुअल पोजीशन है ही नहीं, वो थोड़ा नीचे होता है। क्या होता है? स्टार का जो पोजीशन, जो स्टार हम लोग देखते हैं उसका वो पोजीशन है ही नहीं, वो हमको थोड़ा ऊपर में दिखता है। अब उसका जो एक्चुअल पोजीशन होता है वो थोड़ा नीचे होता है, जो हमको दिखता है वो अपीयर होता है, मतलब इसीलिए हम उसको कहते हैं अपरेंट पोजीशन, जो हमको दिखने वाला पोजीशन है स्टार का। अब ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं, इस लेयर को मिटा देते हैं, डायग्राम नहीं तो बनेगा नहीं, ठीक है? मान लो एक स्टार है जो कि है यहाँ पे, ये जो स्टार है यहाँ पे है, ठीक है? अब अगर अर्थ पे कोई खड़ा होके इसको देख रहा है, यहाँ पे, जहाँ पे खड़ा हुआ है और इसको देख रहा है ऐसे, ठीक है? तो ये जो स्टार का लाइट इसके पास पहुँचेगा, वो कैसे आएगा? पहले ऐसे आएगा, यहाँ पे अगर नॉर्मल बनाएँगे, तो ये लाइट रे थोड़ा बेंड होके आएगा नॉर्मल की तरफ, यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनेगा, तो लाइट रे और थोड़ा बेंड होके आएगा, ऐसे। हुँ। इसको थोड़ा बनाते हैं ठीक से, यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनेगा, ऐसे। अब ये जो आएगा फिर से ऐसे थोड़ा बेंड होके आएगा, मतलब इसको जो दिखेगा लाइट,
वो लाइट कहाँ से आ रहा है? इसको दिखेगा लाइट इधर से कहीं से आ रहा है, तो स्टार का पोजीशन इसको यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि इसके पास फाइनल लाइट जो आ रहा है ऐसे आ रहा है ना, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको कहाँ से दिखेगा? मतलब स्टार कहाँ पे दिखेगा? उस डायरेक्शन में कहीं पे दिखेगा। तो ये है स्टार का एक्चुअल पोजीशन, और ये जो है स्टार का, ये है अपरेंट पोजीशन। अपरेंट पोजीशन मतलब जो हमको अपीयर होता है, जो हमको दिखता है। तो स्टार का ये पोजीशन हमको नहीं नहीं दिखता, हमको दिखता है ये वाला पोजीशन, अपरेंट पोजीशन। ठीक है? तो स्टार का जो एक्चुअल पोजीशन है वो तो हमको दिखता ही नहीं है। जो स्टार हमको दिखता है वो स्लाइटली हायर दिखता है, मतलब जहाँ पे स्टार होता है उससे थोड़ा ऊपर दिखता है हमको। ठीक है? इसको कहते हैं अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। अब एक बात और यहाँ पे सोचने वाली है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकलिंग नहीं करते, जो स्टार्स होते हैं वो ही ट्विंकलिंग करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? देखो, प्लैनेट का खुद का लाइट नहीं होता, स्टार का खुद का लाइट होता है, और स्टार्स बहुत सारे, बहुत ज़्यादा दूर में होते हैं, और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, बहुत ही छोटे दिखते हैं। ठीक है? और वहीं पे प्लैनेट्स जो होते हैं वो अर्थ के पास होते हैं, मतलब कंपेयर करें अगर स्टार का जो डिस्टेंस है अर्थ से और जो बाकी प्लैनेट्स का डिस्टेंस है अर्थ से, तो प्लैनेट्स पास में ही होते हैं। तो वो प्लैनेट जो होते हैं पास में होते हैं, उनसे जो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आता है, उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आता है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन तो होता है, लेकिन बहुत ही इतना ज़्यादा ब्राइट होता है ना, मतलब इतना ज़्यादा इंटेंसिटी होता है स्टार्स प्लैनेट से रिफ्लेक्ट होके जो लाइट हमारे पास आता है, उस लाइट का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि वो जो एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होता है ना, वो हमको ठीक से पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंटेंसिटी का लाइट हमारे पास आता है प्लैनेट से रिफ्लेक्ट हो। इसीलिए प्लैनेट्स हमको ट्विंकलिंग होते हुए नहीं दिखते। ठीक है? और जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकलिंग होते हुए दिखते हैं। तो ये 2 एप्लीकेशन हो गए। एक और एप्लीकेशन है एडवांस सनराइज़ एंड डिलेड सनसेट करके। एडवांस सनराइज़ मतलब जब सनराइज़ नहीं हुआ होता है, 2 मिनट पहले ही हमको सनराइज़ दिख जाता है, मतलब सन दिख जाता है, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हमको सन दिखता रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं एडवांस सनराइज़ एंड डिलेड सनसेट। मतलब सनराइज़ होने से पहले दिखेगा और सनसेट होने के बाद भी हमको दिखता है 2 मिनट तक। इसको कहते हैं एडवांस सनराइज़ एंड डिलेड सनसेट। अब इसको ड्रॉ करके लिखते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। देखो, ये है कितना था, थर्ड एप्लीकेशन, एडवांस सनराइज़ एंड डिलेड सनसेट। अब ये कैसे होता है? ये है अर्थ। तो अगर हम लोग कहीं पे होते हैं तो अर्थ में कहीं पे भी होते हैं तो अर्थ का कितना हिस्सा हमको दिखता है? उसके होराइज़न का हिस्सा ही हमको दिखता है। जैसे कि ये अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेरिक लेयर्स बना देते हैं। ऐसे एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, मतलब पूरा सराउंडिंग होके रहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अगर कोई रहेगा, खड़ा होके देखेगा इसको, तो जो ये दिखेगा, इस साइड में अगर वो देखेगा इधर, तो उसको कितना एरिया तक दिखता है? ऐसे दिखता है। मतलब उससे टेंजेंशियल लाइन कह सकते हैं, जो अर्थ के सरफेस के साथ टेंजेंशियल होता है। इसको हम लोग कहते हैं होराइज़न। ये होराइज़न तक ही हम लोग देख पाते हैं, इसके नीचे वाला पोर्शन हमको नहीं दिखता है, ठीक है? क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है और उसके बहुत से छोटे पॉइंट पे हम लोग रहते हैं। तो इतने हम छोटे पॉइंट पे रहते हैं कि बहुत बड़ा कर्व का एक छोटा-सा हिस्सा जो होता है वो स्ट्रेट लाइन जैसा होता है। तो हमको जो दिखेगा वो भी स्ट्रेट लाइन तक ही दिखेगा, उससे नीचे वाला पोर्शन हमको नहीं दिखेगा। ऐसा ही होता है, इसको हम लोग कहते हैं होराइज़न। अब जब सनराइज़ जब होता है या फिर सनराइज़ जब होता है, पहले बात करते हैं, तो सन इसके नीचे रहेगा। होराइज़न से नीचे रहेगा सन, ठीक है? होराइज़न के नीचे सन रहेगा, तो भी हमको सन दिखता है। अब क्यों ऐसा दिखता है देखो, यहाँ से जो सन से जो लाइट आएगा, ऐसे आएगा पहले, यहाँ पे नॉर्मल अगर बनाएँगे, तो रिफ्रैक्ट होके वो ऐसे जाएगा, ऐसे रिफ्रैक्ट होके जाएगा। यहाँ पे फिर से अगर नॉर्मल बनाएँगे, तो रिफ्रैक्ट होके वो ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे अगर एक और नॉर्मल बनाएँगे,
तो ये लाइट रिफ्रैक्ट होके ऐसे दिखेगा इसको। तो इसको जो सन दिखेगा वो कहाँ से आता हुआ, सन का जो लाइट इसको दिखेगा वो कहाँ से आता हुआ दिखेगा, इसके डायरेक्शन में, यहाँ पे। तो सन इसको दिखेगा यहाँ पे। ये जो सन है, ये तो सन का एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, ठीक है। और ये जो है ये है अपैरेंट पोजीशन। तो ये सनराइज हो रहा है, तो सनराइज के टाइम में क्या होता है, सन जब होराइजन के नीचे रहेगा तब भी हमको सन दिख जाता है। तो एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले हमको सन दिख जाता है, क्यों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। और यही होता है सनसेट के टाइम में, सन एक्चुअल में होराइजन के नीचे चला गया होगा तो भी हमको सन 2 मिनट तक एक्स्ट्रा दिखता है। तो ये जो सन को जो एक्स्ट्रा टाइम हम लोग देखते हैं वो है 4 मिनट का, मॉर्निंग में 2 मिनट एक्स्ट्रा और इवनिंग में 2 मिनट एक्स्ट्रा दिखता है हमको सन। इसी को हम लोग कहते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। थैंक यू।